गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के बारे में। और ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने स्टार्ट की थी सेकंड फिजिक्स। और सेकंड फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स को। क्या को स्टार्ट किया था बेटा जी? हमने स्टार्ट की थी ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को मैंने ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। जब हमने प्रकाशिकी को स्टार्ट किया तो हमने शुरुआत भी कहां से करी थी? प्रकाशिकी से। हमने कहा था प्रकाशिकी होती क्या है, तो हमने कहा था कि जहां प्रकाश की परिघटनाओं को पढ़ा जाता है, प्रकाश की सॉरी प्रकाश की परिघटनाओं का अध्ययन जहां किया जाता है वही क्या है? हमारी प्रकाशिकी है। आपने कहा बिल्कुल सही। अब प्रकाशिकी को हमने दो भागों में बांट दिया था। प्रकाशिकी को कितने भागों में बांट दिया था बेटा जी? दो भागों में बांट दिया था। एक तो थी आपकी रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और एक थी अपने पास में वेव ऑप्टिक्स। कौन सी थी? वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वेव ऑप्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? तरंग प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं बेटा जी? तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। जब हम बात कर रहे थे तरंग प्रकाशिकी तो इस प्रकार से हमने ऑप्टिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो थी अपने पास में किरण प्रकाशिकी और एक थी अपने पास में तरंग प्रकाशिकी। अब तक हमने जितना पढ़ा है वो सबका सब कहाँ था? सर जी वो तो सबका सब रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। क्या पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में? रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो जब इन सारी चीजों को हम पढ़ रहे थे तो हमने शुरुआत की थी प्रकाश से। और प्रकाश की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने की संवेदना प्रकट करती है। जब प्रकाश के बारे में बात की हमने तो प्रकाश की परिघटनाओं के बारे में हम बात करने लगे काय में? रे ऑप्टिक्स में। जब रे ऑप्टिक्स में हमने देखा तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण पर आपतित होता है तो वो लौटकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाई थी? प्रकाश का परावर्तन कहलाई थी। और जब परावर्तन हमने पढ़ा था तो हमने बात की थी काय की बेटा जी? दर्पण की बात की थी। काय की बात की थी? दर्पण की बात की थी। और दर्पण की बात की तो हमने बताया था कि दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब समतल कांच की सतह पर, एक सतह पर अगर कलई कर दी जाती है तो कौन सा दर्पण प्राप्त होता है? आपने कहा समतल दर्पण प्राप्त होता है। उसमें एक स्पेशल पॉइंट ये था कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। क्लियर है बेटा जी? जब हमने समतल दर्पण की बात की तो हमने बात की थी फिर उसके बाद में गोलीय दर्पण के बारे में। काय के बारे में बात की? गोलीय दर्पण के बारे में। और गोलीय दर्पण के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि गोलीय दर्पण यानी किसी खोखले कांच के गोले को काटकर उसकी जब एक सतह पर कलई कर दी जाती है तो कौन सा दर्पण प्राप्त होता है? आपने कहा सर जी तब तो हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। और गोलीय दर्पणों को भी हमने कितने भागों में बांटा था? आपने कहा सर जी गोलीय दर्पणों को हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बेटा जी? दो भागों में बांटा था। किसको? गोलीय दर्पण को। और गोलीय दर्पण को जब दो भागों में बांटा, देखिए जैसे मान लो ये मेरे पास एक खोखला कांच का गोला है, इसको मैंने दो भागों में काट काट दिया। अगर मैं इसकी बाहरी सतह पर कलई कर दूं, अगर मैं इसकी बाहरी सतह पर कलई कर दूंगा तो जो मुझे दर्पण प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। और यदि आंतरिक सतह पर कलई कर दूंगा तो जो दर्पण प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। क्लियर है दूसरी बात? इस प्रकार से गोलीय दर्पणों को हमने दो भागों में बांट दिया था। एक तो था अपने पास में दर्पण को हमने क्या कर लिया था? दर्पण को हमने बांटा था कितने? दो भागों में। एक तो था समतल दर्पण और दूसरा था अपने पास में
गोलीय दर्पण। कौन सा बेटा जी? गोलीय दर्पण। क्लियर है? अब गोलीय दर्पणों को फिर दोबारा से हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था सर जी अपने पास में उत्तल दर्पण। और जब हमने गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पणों में, जब हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों में गोलीय दर्पण को वर्गीकृत कर दिया, तो उसके बाद में हम आगे बढ़े, और आगे बढ़कर हमने क्या किया था? गोलीय दर्पणों से संबंधित चीजों को पढ़ा था। जैसे गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात की हमने। बात की थी वक्रता त्रिज्या के बारे में, हमने बात की थी वक्रता केंद्र के बारे में, हमने बात की थी मुख्य अक्ष के बारे में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था बेटा जी? गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बात की। गोलीय दर्पणों से की जो चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में बात की। गोलीय दर्पणों से किस प्रकार प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, उन सारे प्रतिबिंबों को भी हमने बना बना के एक एक से देखा था। आपको याद होगा कि अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंबों का निर्माण हुआ था, जिसमें से 5 प्रतिबिंब क्या थे? सर जी 5 प्रतिबिंब तो वास्तविक बने थे, उल्टे बने थे। और जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर आ रही थी, वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर हट रहा था और बड़ा होता जा रहा। क्लियर है? परंतु जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में, जब फोकस और वक्रता केंद्र नहीं सॉरी ध्रुव के मध्य में जब हमने वस्तु को रखा था, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनाता वो सीधा बनाता, बड़ा बनाता और कैसा बनाता? आभासी बनाता। सीधा बनाता, बड़ा बनाता और आभासी बनाता। जब ये कंडीशन हुई तो इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा किस किस कैसे कैसे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है उसके बारे में बात की। उसके बाद में हमने देखा उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमने परिघटनाएं देखी, तो हमने देखा था कि उत्तल दर्पण द्वारा मात्र एक या दो प्रतिबिंब के द्वारा ही हम प्रतिबिंबों को पहचान सकते हैं। कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को हम देख सकते हैं। आपको ज्ञात होगा उत्तल दर्पण द्वारा सदैव कैसे बने थे? सीधे प्रतिबिंब बने थे। और सीधे प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। सदैव कैसे होंगे? छोटे होंगे और दर्पण के पीछे बने। क्लियर है? उसके बाद में जब हम और आगे बढ़े, तो और आगे बढ़ने के बाद में हमने बात की थी बेटा जी, जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा हमने प्रतिबिंबों के निर्माण की बात कर ली, तो हमने बात की थी यूवीएफ में रिलेशन की। टाइम में बेटा जी यूवीएफ में रिलेशन की। तो क्या निकल के आया था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या निकल के आया था अपने पास? रिलेशन निकल के आया था वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के मध्य में। ये अपने पास में रिलेशन निकल के आया। क्लियर है? और इस प्रकार से हमने क्या किया था? दर्पणों को समाप्त किया था, यानी प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा। अब आगे जब हम बढ़े, तो आगे हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता था, तो प्रकाशिक किरण अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाया करती थी। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाई थी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाई। क्या कहलाई थी बेटा जी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाई थी। और अपवर्तन के भी अपने पास दो नियम होते थे। पहला नियम कहता था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या क्या बेटा जी? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद में हमने आगे देखा, तो अगला नियम जो था वो कौन सा था? स्नेल का नियम। तो और मैंने बार बार कहा था कि बेटा जी स्नेल का नियम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्नेल के नियम पे जब हम बात कर रहे थे, तो स्नेल के नियम में हमने कई सारी परिघटनाओं के बारे में बात की थी। तो स्नेल का नियम क्या कहता था? स्नेल का नियम कहता था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिरांक होता है। क्या होता है बेटा जी? स्थिरांक होता है। और उस स्थिरांक को हमने काय के माध्यम से पढ़ा था? अपवर्तनांक। क्या पढ़ा था हमने? अपवर्तनांक के आधार। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था? प्रकाश के अपवर्तन की बात की थी। और अपवर्तन जैसी हमने पढ़ा, तो फिर क्या पढ़ा था हमने? लेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा जी? लेंस पढ़ा था। और लेंस की कई सारी परिघटनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था
कि जो उत्तल लेंस होता है, क्या बेटा जी, जो उत्तल लेंस होता है वो सदैव परिघटनाएं प्रस्तुत करता है अवतल दर्पण की भांति। उत्तल लेंस परिघटनाएं प्रस्तुत करता है सदैव अवतल दर्पण की भांति, और अवतल लेंस परिघटनाएं प्रस्तुत करता है सदैव उत्तल दर्पण की भांति। क्लियर है तीसरी बात? तो अवतल दर्पण उत्तल लेंस की भांति और उत्तल दर्पण अवतल लेंस की भांति। ठीक है, ये सारी परिघटनाएं की। जब ये परिघटनाएं की तो हमने फिर आगे जाके देखा था लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या देखा था? लेंस मेकर फॉर्मूले से पहले एक चीज और पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सर जी, जब कोई वक्राकार आकृति दे दी जाए, एक माध्यम दे दिया जाए, तब जाके क्या रिलेशन बन के आता है उसके बारे में बात की थी। उसके बारे में जब हमने बात की तो उसके बाद में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस क्या होता है बेटा? 1/u। ये पढ़ा। इसके बाद में देखा कि माध्यम अगर अलग अलग हो जाए तब क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन के भी बारे में बात की। और मैंने बताया भी था कि बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्या इंपोर्टेंट है? एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला, एक अगर माध्यम अलग अलग हो जाए तब क्या कंडीशन होगी, और तीसरा मैंने बताया था आप लोगों को लेंसों का संयोजन। याद होगा कि मैंने जब दो लेंसों को पास पास रखा था एक दूसरे से सटाकर, तब निकल के आया था अपने पास में 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या होता है? लेंसों का संयोजन होता है। क्या होता है बेटा जी? लेंसों का संयोजन होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्या किया था? लेंसों का संयोजन किया था। जैसे ही हमने लेंसों के संयोजन और इन परिघटनाओं के बारे में बात करी, उसके बाद में हम आगे पहुंचे थे और हमने पढ़ा था क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या पढ़ा था बेटा जी? क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जब क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया तो हमने एक दो इंपोर्टेंट पॉइंट भी देखे थे कि साहब क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो मैंने बताया था मछली को ऊपर अगर देखती है तो क्या परिघटना होती है। मैंने ये भी देखा था बेटा जी, क्या देखा था हम लोगों ने? हमने ये भी देखा था कि यदि पेन को कांच से भरे हुए, कांच के गिलास में भरे हुए जल में अगर रखा जाए तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। ये भी क्या का एग्जाम्पल है? पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन का। अरे बात समझ में? जब इन सारी परिघटनाओं के बारे में हम लोगों ने बात कर ली तो हमने कहा था कि अपवर्तन समाप्त हुआ। जैसे ही अपवर्तन समाप्त हुआ तो हम काय पे पहुंचे थे? हम पहुंचे थे बेटा जी प्रिज्म पे। काय पे पहुंचे थे? प्रिज्म पे। और प्रिज्म पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ा था बेटा जी? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैंने बताया था कि जब प्रकाश किसी त्रिभुज पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने सातों रंगों में वर्गीकृत हो जाता है, विभाजित हो जाता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वर्ण विक्षेपण में जब हम प्रिज्म पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रिज्म कोण ए और क्या जी अपवर्तनांक n, और तीसरा क्या था अपने पास में? कोणीय विचलन डेल्टा m में हमने रिलेशन भी देखा था। इन सारी परिघटनाओं के बारे में बात की। जब इन परिघटनाओं के बारे में बात की तो हमने कहा था वर्ण विक्षेपण क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में देखा था प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन को पढ़ने के बाद में मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रिज्म क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब जब प्रिज्म समाप्त हो गया, प्रकीर्णन समाप्त हो गया, उसके बाद में हम पहुंचे थे ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में बात की। काय के बारे में बात की थी बेटा जी? मानव नेत्र के बारे में बात की थी। और मानव नेत्र के बारे में हमने मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात की। हमने नेत्र दोष के बारे में बात की और इस प्रकार से हमने क्या किया था? मानव नेत्र को समाप्त किया था। जब मानव नेत्र को हम लोगों ने समाप्त कर लिया तो उसके बाद में हम पहुंचे थे प्रकाशीय यंत्रों पे। काय पे पहुंचे थे बेटा? प्रकाशीय यंत्रों पे। और मैंने बताया था प्रकाशीय यंत्र वे यंत्र होते हैं
जो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करके हमें उन्हें दिखाते हैं। और मैंने बताया था कि प्रकाशीय यंत्र दो प्रकार के होते हैं, या प्रकाशीय यंत्रों को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है अपने पास में कौन सा होता है बेटा, सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके आवर्धित करके स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है, क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र होता है जो दूर स्थित पिंडों को हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है। आ रही है बात समझ में? जब हमने सूक्ष्मदर्शी की बात की तो हमने बताया था सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामान्य सूक्ष्मदर्शी और एक होता है अपने पास में कौन सा, कौन सा, जिसमें दो लेंसों को क्या किया था हमने, याद करो, दो लेंसों को जिसमें हमने जोड़ दिया था तो कौन सा आया था सर जी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया था। कौन सा आया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया था। और इसी प्रकार से हमने दूरदर्शी को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। एक तो कौन सा था, अपवर्तक दूरदर्शी, और एक कौन सा था, परावर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया गया था, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में दर्पणों का प्रयोग किया गया था। काय का किया गया था बेटा जी, दर्पणों का प्रयोग किया। और इस प्रकार से हमने अपनी पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स को क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। क्या कर लिया था बेटा, खत्म कर लिया था। अब आगे जो यूनिट आ रही है वो यूनिट का नाम है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाश। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर जी इस प्रकार से तो सेकंड फिजिक्स में कई महीने लग जाएंगे, आपने बहुत से दिन तो इसी में खत्म कर लिए। आपको ज्ञात भी होगा कि हमारी 21 क्लासेस काय में लग गई हैं, सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स को खत्म करनी, जिसमें कुछ छोटी भी क्लासें हैं, 1 घंटे से ऊपर तो कोई क्लास गई ही नहीं है। खैर 50 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट, कोई कोई क्लास तो 35 और 30 मिनट की भी है। तो इस प्रकार से हमने 21 क्लास ली है आपकी कौन सी, रे ऑप्टिक्स की। अभी हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की, ज्यादा नहीं है, व्यतिकरण, ध्रुवण वगैरह कुछ चीजें ही हैं आपके काय में वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स क्या होगी, जल्दी समाप्त हो जाएगी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। रे ऑप्टिक्स की तुलना में 4 गुना कम होती है कौन, आपकी वेव ऑप्टिक्स, तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। और आपकी जो सेकंड फिजिक्स है उसका लगभग लगभग 65 से 70% जो पोर्शन है वो ऑप्टिक्स का ही होता है। बात कर रहा हूं मैं, 65 से 70% जो पोर्शन होता है वो काई का होता है, वो होता है सर जी आपके ऑप्टिक्स का ही। तो मतलब 40, लगभग लगभग 40% सेकंड फिजिक्स हम लोगों ने खत्म कर ली है। अरे बात समझ में? उसके बाद में आपको पता ही है कि वेव ऑप्टिक्स जैसे ही खत्म होगी हम लोग बात करेंगे क्या की, न्यूक्लियर फिजिक्स की। ज्यादा पार्ट नहीं है, 5 से 6 क्लास में समाप्त कर रहे होंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद में आपकी रह जाता है एक लास्ट यूनिट जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 से 5 लेक्चर में हम उसको क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। तो ज्यादा सिलेबस अब आप लोगों का बचा नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही हम क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे आपकी सेकंड फिजिक्स। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जब कोई दिक्कत और कोई परेशानी ही नहीं है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कौन सी, वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाश। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, तो बात कर लेते हैं हम लोग अब टाइप पे अपनी वेव ऑप्टिक्स पे। टाइप पे बात करेंगे बेटा जी, हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। जब वेव ऑप्टिक्स की हम लोग बात कर रहे होंगे तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या कहेंगे, वेव ऑप्टिक्स में सर जी हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे परिघटनाएं होने वाली हैं।
वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बारे में बेटा जी हम लोग अब बात करने वाले हैं। चलिए, तो वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो जहां प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, क्या बोलते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति में जो जो परिघटनाएं होती हैं उन परिघटनाओं का अध्ययन जहां किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाश की। भाई किरण प्रकृति का अध्ययन कहाँ किया गया था, भाई किरणें तो डाली थी हर बार, जब प्रकाश का परावर्तन हुआ था तो प्रकाशिक किरण आई थी, अपवर्तन हुआ था तो प्रकाशिक किरण आई थी, प्रकीर्णन हुआ था तो प्रकाशिक किरण आई थी, है ना। अरे बात समझ में, तो जब ये सारी परिघटनाएं हुई थी तो कौन आई थी, प्रकाशिक किरण आई थी। अब कौन आएगी, प्रकाशिक तरंग आएगी। कौन आएगी, प्रकाशिक तरंग आएगी। और आप लोगों को पता भी है कि प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश कैसी प्रकृति प्रदर्शित करता है, द्वैत प्रकृति प्रकाश प्रदर्शित करता है। तो अगला अपना जो टॉपिक है, अगली अपनी जो हेडिंग होगी वो होगी अपने पास तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। मैं कहूंगा प्रकाशिकी की, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, यहां से मैं कहूंगा प्रकाशिकी की, प्रकाशिकी की वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें प्रकाश की, प्रकाश की तरंग प्रकृति का, तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। क्या कहलाती है बेटा जी, तरंग प्रकाश की कहलाती है। तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की कहलाती है, कहलाती है। क्लियर है। अब यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। इन सारी परिघटनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी कौन सी, वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए, तो इसमें अगर देखूं मैं तो अगली अपनी जो हेडिंग होगी वो हेडिंग हो जाएगी बेटा जी कौन सी, पहली ही हेडिंग हो जाएगी अपने पास में, प्रकाश का क्या हो जाएगी, व्यतिकरण। क्या हो जाएगी, प्रकाश का, प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। और व्यतिकरण को हम क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। जब हम प्रकाश के व्यतिकरण की बात कर रहे हैं तो प्रकाश के व्यतिकरण में अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, आप लोग कहेंगे सर जी कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, प्रकाश के व्यतिकरण की सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है सर जी, सिंपल सी बात ये है कि जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, जब दो प्रकाशिक किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उस अध्यारोपण के पश्चात या उस अध्यारोपण की घटना के परिणाम स्वरूप कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। यही घटना तो क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती। क्या कहलाती है बेटा जी, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती। क्लियर है। चलिए, तो मैं यहां से कह रहा हूं कि जब, मैं क्या कहूंगा, जब दो एक समान, जब दो एक समान आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य की, जब दो एक समान आवृत्ति, आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य की,
वह तरंग दैर्ध्य की प्रकाशिक किरणें प्रकाशिक किरणें किरणें एक दूसरे पर एक दूसरे पर दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित अध्यारोपित का मतलब है एक साथ चलती हैं, एक दूसरे पे जस्ट कंबाइंड होकर चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं होती हैं। तो इस अध्यारोपण इस अध्यारोपण अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप के परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों पर स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता तीव्रता बढ़ जाती है बढ़ जाती है तथा तथा कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों पर स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है प्रकाश की तीव्रता घट जाती है घट जाती है प्रकाश की यही घटना प्रकाश की प्रकाश की यही घटना यही घटना प्रकाश का प्रकाश का क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। प्रकाश का व्यतिकरण व्यतिकरण कहलाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है बेटा जी? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। क्लियर है इतनी सी बात? जब क्या होता है बेटा, दो प्रकाशिक किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात होता क्या है कि किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब कहीं कहीं पे चमक ज्यादा हो जाएगी और कहीं कहीं पे चमक कम हो जाती है। यही परिघटना तो क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है सर जी? व्यतिकरण कहलाती है। और व्यतिकरण को हम लोग क्या करते हैं बेटा जी? व्यतिकरण को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। मैं कह दूंगा प्रकाश के व्यतिकरण को तो आगे दिखता है। चलिए एक बार यहां तक क्या करेंगे आप लोग? नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? यहां तक नोट डाउन करेंगे। करिए। हो गया बेटा जी? क्लियर है यहां तक? जो कोई दिक्कत? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का जो व्यतिकरण हुआ है वो दो प्रकार का होता है। प्रकाश का व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है बेटा जी? दो प्रकार का होता है। तो मैं कहूंगा प्रकाश के व्यतिकरण का क्या कर ले हम? प्रकारों की बात कर लेते हैं। मैं कहूंगा प्रकाश के या फिर व्यतिकरण के व्यतिकरण 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 के प्रकार व्यतिकरण के प्रकार टाइप्स ऑफ क्या? इंटरफियरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस टाइप्स ऑफ
इंटरफियरेंस, व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण के कितने प्रकार होते हैं? मैं कहूंगा व्यतिकरण 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 दो प्रकार का दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है बेटा जी? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला तो होता है, पहला मैं अगर बात करूं तो पहला होता है संपोषी या रचनात्मक, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। और दूसरा होता है अपने पास विनाशी या ओनली विनाशी, विनाशी व्यतिकरण। तो मैं यहां से अगर बात करूंगा तो पहला कौन सा हो जाएगा अपने पास? पहला हो जाएगा रचनात्मक, रचनात्मक, अथवा इसका नाम क्या होता है? संपोषी, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सर जी विनाशी व्यतिकरण। कौन सा? विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, पहला कौन सा होता है? रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा कौन सा होता है अपने पास? विनाशी व्यतिकरण। इस प्रकार से व्यतिकरण को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो आपने कहा सर जी व्यतिकरण को दो भागों में बांटा जाता है। तो मैं बात कर लूं नंबर ए की। नंबर ए पे अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा रचनात्मक, रचनात्मक अथवा संपोषी व्यतिकरण, रचनात्मक अथवा संपोषी व्यतिकरण की मैं बात कर रहा हूं। व्यतिकरण, ठीक है जी। चलिए मैं रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण की बात करूं तो मैं कहूंगा कि प्रकाश के व्यतिकरण की वह घटना जहां पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है वो कौन सा कहलाता है? संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। आ रही है बात समझ में? मैं कह रहा हूं जब जब प्रकाशिक तरंगें जब प्रकाशिक तरंगें तरंगें एक ही कला में एक ही कला में कला में मिलती हैं, एक ही कला में मिलती हैं तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता वहां पर प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और जब तीव्रता बढ़ जाएगी तो यही यही घटना व्यतिकरण की व्यतिकरण की व्यतिकरण की संपोषी घटना कहलाती है। संपोषी संपोषी घटना कहलाती है। संपोषी घटना घटना कहलाती है। और संपोषी और विनाशी को बेटा जी, संपोषी और विनाशी को स्पष्ट रूप से देखेंगे जब यंग का द्विध्रुवी प्रयोग करेंगे। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग की जब हम बात कर रहे होंगे उस घटना में हम लोग बात कर रहे होंगे कि संपोषी और व्यतिकरण को अच्छे से समझ पा रहे हो। क्लियर है? अगली अगर मैं बात करूं, अगला अपने पास में कौन सा हो जाएगा? अगला हो जाएगा बेटा जी विनाशी व्यतिकरण। कौन सा हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण। तो दूसरा अपने पास पॉइंट है, दूसरा है विनाशी विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण की जब हम बात कर रहे होंगे तो विनाशी व्यतिकरण में हम क्या पढ़ रहे होंगे? विनाशी व्यतिकरण में हम देखेंगे कि जब अलग अलग कलाओं की प्रकाशिक किरणें मिल रही हो तो वहां पर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। और प्रकाश की तीव्रता घट जाती है तो यही परिघटना तो क्या कहलाती है? विनाशी
व्यतिकरण कहलाती है। तो मैं कहूंगा जब जब यहां से कहेंगे बेटा जी, जब प्रकाशित किरणें प्रकाशित किरणें किरणें विपरीत कला में विपरीत कला में कला में विपरीत कला में मिलती हैं तो 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 वहां पर प्रकाश की तीव्रता वहां पर प्रकाश की तीव्रता तीव्रता घट जाती है घट जाती है। ठीक है, प्रकाश की यही घटना प्रकाश की यही घटना यही घटना क्या कहलाती है बेटा? विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। विनाशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण व्यतिकरण कहलाती है। विनाशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाती कहलाती है। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सकती कि समपोषी व्यतिकरण तो कब होगा? तब होगा जब एक समान कला की प्रकाशित किरणें एक दूसरे से मिल रही। जब एक समान कला की प्रकाशित किरणें एक दूसरे से मिल रही हो तो वहां क्या हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा जी? बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ जाएगी मतलब चमक बढ़ जाएगी। चमक बढ़ जाएगी तो वहां पर चीजें या फिर प्रकाश कैसा होगा? चमकीला दिखाई देगा। और जब प्रकाश चमकीला दिखाई दे जिन बिंदुओं पे तो वही घटना क्या कहलाती है? वही घटना कहलाती है संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। परंतु जब अलग अलग कलाओं की प्रकाशित किरण जब अलग अलग कलाओं की प्रकाशित किरणें मिल रही हो तो वहां क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। और प्रकाश की तीव्रता जब घट जाती है तो वहीं पे क्या होता है? भाई चमक कम हो जाएगी। अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा उन पॉइंट पे, उन बिंदुओं पे। तो यही घटना क्या कहलाएगी? विनाशी व्यतिकरण। भाई संपोष हो रहा है दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें मिलकर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रही हैं तो वहां कौन सा होगा? संपोषी होगा। और घटा रही है तो विनाशी। क्लियर है? आ रही है समझ में? एक बार क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा जी? जो कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? चलिए, इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। अब देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत की जब मैं बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि एक प्रकाशित किरण ऐसे करके चल रही है। एक प्रकाशित किरण ऐसे करके चल रही है। दूसरी भी प्रकाशित किरण इसके साथ इसके ऊपर ही चल रही है तो यही घटना क्या कहलाती है? अध्यारोपण कहलाती। क्या कहलाती है? अध्यारोपण कहलाती। क्लियर है? आगे अध्यारोपण की जो अध्यारोपण की बात करने वाले हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या पे? अध्यारोपण की परिघटना के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, अध्यारोपण के सिद्धांत और अन्य परिघटनाओं के बारे में। ठीक है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते। ठीक है? धन्यवाद आज के लिए।